ठीक है भैया, लुक एट द बोर्ड। आज मंडे है और हम मंडे मोटिवेशन से क्लास चालू करते हैं ना। और आज हम एक 10th क्लास का एक ऐसा यूनिट चालू करने वाले हैं जो 10th क्लास के मैथमेटिक्स की बैकबोन है। एक मैथमेटिशियन थे, नाम तो मेरे को पता नहीं उसका क्या है, भूल गया मैं, एक बार बुक देना। उस मैथमेटिशियन ने इस यूनिट के बारे में ये कह दिया कि भैया इस यूनिट के बिना तो मैथमेटिक्स कुछ है ही नहीं। दिस यूनिट इज अ मिडल मैन ऑफ द मैथमेटिक्स। अच्छा, इसके बारे में बात करें कि हम किस यूनिट के बारे में चर्चा करने वाले हैं, उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि पढ़ाई करना यानी कि स्टडी करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है उस स्टडी के लिए तैयार होना। क्योंकि जितना अच्छा आप अपने आसपास में माहौल रखोगे, जितना अच्छा आप एटमॉस्फेयर स्टडी के अकॉर्डिंग बनाओगे, उतना ज्यादा रुचि आएगी। क्या आएगी? और यही पर्पस है कि किसी प्रोफेशन से उसकी यूनिफॉर्म जुड़ी हुई होती है। ऐसे ही एक तो यार ट्रैफिक पुलिस खड़ा कर दो, एक यूनिफॉर्म में पहनाओ तो अपने आप में एडिकेट से लगते हैं। एक तो ऐसे ही केस लड़ लो कोर्ट में जाके, एक भैया काला कोट पहन के लड़ो, एक अलग ही फील आता है। आता नहीं आता है? यूनिफॉर्म इसलिए होती है ताकि वो उस प्रोफेशन से हार्टली अटैच हो जाए, उस एटमॉस्फेयर को फील कर पाए कि यार मैं डॉक्टर हूं, मैं आर्मी मैन हूं, मैं फौजी हूं, फलाना हूं, ठिकाना हूं। उसी प्रकार से हम जब किसी चीज की स्टडी करते हैं तो स्टडी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या हम जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं उसके प्रति क्यूरियस है क्या, जिज्ञासा है क्या हमारे अंदर, क्या हम उसके लिए तैयार हैं क्या। तो उसके लिए भैया एक बहुत सुंदर लाइनें लिखी हुई है, इस लाइन को पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद में हम टॉपिक चालू करते हैं कि यूं ही नहीं मिलती राही मंजिल को, कुछ जुनून दिल में जगाना पड़ता है, क्यूरियस होना पड़ता है। ऐसे थोड़ा ना मिल जाएगी सक्सेस, घर बैठे बैठे सक्सेस थोड़ा मिल जाती है। आप वो बात अलग है, आप किसी मंत्री शंत्री नेता के लड़के हो तो विरासत में तुमको राजनीति मिली हुई है, या विरासत में तुमको कोई भैया स्पोर्ट्स एक्टिविटी मिली हुई है कि भैया ये जाएगा और वो आएगा, राजतंत्र। तो वैसा अगर कोई सीन है तब तो भैया तुम्हारे पास पैदा ही से सफलता है। बाकी तुम एक मेरी तरह एक कॉमन मैन के बच्चे हो तो फिर तुम्हारे जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। फिर ये लाइन तुम्हारे लिए सटीक है कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, कुछ जुनून दिल में जगाना पड़ता है। और पूछा जब छोटी चिड़िया से बना आसियां कैसे तेरा, बोली भरनी पड़ती है उड़ान हर बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। हर बार जब वो तिनका उठाती है ना, जब तुमको सुंदर रचना, इस सृष्टि की सुंदर रचना नजर आती है, वो प्यारा सा घोंसला देखने में कितना सुंदर लगता है, लेकिन उसको बनाने में उस चिड़िया ने जो संघर्ष किया है, अगर उस संघर्ष की परिभाषा समझकर अपने जीवन में वही परिपाटी तुम यूज कर लोगे, तब वो सफलता आएगी, वो गजब की सफलता होगी। आ गई बस उनमें? तो हम भी क्या करेंगे, उसी चिड़िया की तरह छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझेंगे और समझते हुए इस यूनिट को खत्म करेंगे। अच्छा, इस यूनिट के बारे में एक ग्रेट मैथमेटिशियन है, नाम है जेएफ हर्बोल्ट। 1890 में इस व्यक्ति ने क्या कहा वो मैं तुमको पढ़ के बताता हूं, मेरे यूनिट का नाम भी बताऊंगा। There is a perhaps nothing which so occupies the middle position of mathematics as a trigonometry। आप समझ गए होंगे किस यूनिट की बात कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री की। जेएफ हर्बर्ट भाई साहब ने 1890 में, 1890 है ना भैया? हाँ बिल्कुल। 1869 के अंदर तो हमारे महात्मा गांधी जी जन्मे थे, उनसे थोड़े साल बाद में ये कहा कि इस दुनिया की कोई सी भी चीज इस ट्रिग्नोमेट्री की जगह नहीं ले सकती भाई साहब। ट्रिग्नोमेट्री इज अ मिडल मैन ऑफ मैथमेटिक्स। गणित की मिडल पोजीशन है, मतलब एक ब्रिज का काम कर रही है ये। अगर गणित में से ट्रिग्नोमेट्री को हटा दोगे तो फिर कुछ नहीं है भैया, सारी संकल्पनाएं, सारे प्रिंसिपल्स धरे के धरे रह जाएंगे। इसका मतलब न केवल क्लास 10th में बल्कि हमारे एक्चुअल जीवन में भी, हमारी एक्चुअल लाइफ में भी ट्रिग्नोमेट्री वो स्थान रखती है जिसके बिना हम गणितीय संकल्पनाओं को दिमाग में ला ही नहीं पाएंगे। आ गई बात समझ में? इसका मतलब इसका इंपॉर्टेंस पता चल गया भाई। चीज जो पढ़ने वाले हैं ना वो है तो काम की, न केवल क्लास 10th के पर्पस से बल्कि जीवन के भी पर्पस से बढ़िया काम की है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा क्लास 10th के बारे में बात कर लेते हैं कि ये आपकी एक यूनिट है ट्रिग्नोमेट्री। हिंदी में इसको कहते हैं त्रिकोणमिति। अभी आपका सिलेबस जारी नहीं हुआ है, पिछले वाले सिलेबस के बारे में बात करें तो ये 13 नंबर का चैप्टर है, 13 नंबर की यूनिट है ये, मतलब 13 नंबर आएंगे रे भैया।
6 नंबर आने से 1% बन जाती है, तो 13 नंबर आने से 2.25% बनेगी भैया, मतलब 2 से कुछ ज्यादा ही बनेगी, हम सवाया मान लेते हैं। यानी कि 100 आउट ऑफ 100 नंबर में से भैया 2% बनाने का काम तो ये करेगी। कौन करेगी? और तुमने भैया पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? हमने पढ़ा है, भी हम छोटी क्लासेस में थे तो एक चैप्टर आता था, बूंद बूंद से गड्ढा बढ़ता है। ये 2-2% उठा के कलेक्ट करोगे ना, जब जाके 100% बनती है। एक भी परसेंट रह गई तो रह गई, फिर वो 99 ही बचेगी, 100 नहीं बचेगी। आ गई बस हमने। अच्छा, इस ट्रिग्नोमेट्री में हमको 2 चैप्टर पढ़ने हैं भाई साहब। एक चैप्टर तो पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और यही नींव बनेगा कि जब हम 11th 12th या आगे की हायर स्टडी के अंदर जाएंगे और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे मैथमेटिक्स लेके, तो यही इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमारे फाउंडेशन का काम करेगा। किसका काम करेगा? 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी तो आगे की ट्रिग्नोमेट्री तो रत्ती पर समझ में नहीं आएगी। इसको बोलेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। नाउ नंबर 2, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हम पढ़ेंगे कि आखिर में ये जो ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ रहे हैं इसका यूज क्या है। अक्सर में रील्स में देखते हैं या किसी से पूछते हैं, यार वो तुम्हारे साइंस मैथ वाले सर वो तुमको साइन कोस टैन पढ़ाते थे ना, वो तुम्हारी लाइफ में कहाँ काम आ रहा है? तो पहले बात तो ये जो प्रश्न पूछ रहा है ना, समझ जाओ कि दुनिया का सबसे मूर्ख व्यक्ति वही है, क्योंकि उसको नहीं पता तो इसका मतलब ये है थोड़ी ना कि किसी को नहीं पता। इस दुनिया के अंदर हर एक चीज जो मूव कर रही है उसमें ट्रिग्नोमेट्री है साहब। पेड़ों की पत्तियों हिलने से लेकर पंखे की हवा तक में ट्रिग्नोमेट्री है। मैं ये बोल पा रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री है, हाथ हिला पा रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री, चिड़िया उड़ रही है, चहचहा रही है, सब पानी का बहना ट्रिग्नोमेट्री है। चांद तक देख लेना, चांद से सूरज को देख लेना, तारों की परिभाषाओं की बात कर लेना, एवरीथिंग इज अ ट्रिग्नोमेट्री। जैब हर्बर्ट ने क्या कहा? अभी तो समझा है तुमको, हटा दो कुछ नहीं बचेगा। तो भैया जिसको ये नहीं पता कि ट्रिग्नोमेट्री लाइफ में कहाँ यूज है उसको मूर्ख मानो, उसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे मैं एक रील देख रहा था, अभी तुमको हंसी आएगी, थोड़ा हंस भी लिया करो। उसमें वो एक व्यक्ति बुलाता है, बोले यार तारों के बारे में तेरे को पता है क्या है? फिर वो आता है, यार पता ना मेरे को बताना। उसके बाद वो पूछता है कि पहले बता तेरे पास सब्जेक्ट क्या है? बोला आर्ट्स। बोला फिर तो तेरे दादाजी हैं, फिर तो तेरे क्या है? क्योंकि आर्ट्स कॉमर्स वालों को क्या पता यार कि एस्ट्रोनॉमी क्या होती है, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, यूज क्या। दुनिया में ट्रिग्नोमेट्री यूज कर रहे हैं वो, लेकिन उनको पता नहीं, क्योंकि मैथमेटिक्स दिखती नहीं है ना ही रियलाइज होती है। मैथमेटिक्स इज अ मैजिक। मैथमेटिक्स तो जादू की तरह काम करता है। क्या काम करता है? वो जादू यार दिख गया तो फिर वो जादू कहाँ है? अगर कोई जादू तुमको दिखा दिया कि ऐसे हो रहा है, फिर उसका मैजिक क्या? मैथमेटिक्स एक मैजिक है भैया, ना रियलाइज होती है ना मार्केट में दिखती है। बाकी जो तुम कुछ कर रहे हो सब कुछ मैथमेटिक्स है, ये मान के चलो। तो भैया इसका यूज क्या है? इसका एक्चुअल यूज डिस्टेंस और हाइट मेजर करने के लिए होता है। कोई कितना ऊंचा है, कोई कितना लंबा है, कहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, एवरीथिंग इज अ ट्रिग्नोमेट्री। अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं होती तो ना तो तुम्हारा एयरक्राफ्ट क्या करता रे भैया, उड़ता, और ना ही लैंड करता। आ गई बात में? नहीं तुम्हारी पत्तियां हिलती, नहीं तुम्हें बढ़िया बढ़िया हवा लगती। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? अच्छा, ये वाला जो चैप्टर है वो भैया 8 मार्क्स का है, 8 मार्क्स, 8 नंबर का। और ये वाला जो है वो 5 नंबर का है, अकॉर्डिंग टू 2025 एंड 26 बोर्ड एग्जामिनेशन सिलेबस। अच्छा, इस बार का जो सिलेबस वो 2026-7 के अकॉर्डिंग बनेगा। अभी हमारे पास आया नहीं है, जैसे ही आएगा यहाँ हम पेस्ट कर देंगे, आप देख लेना। अभी 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, ज्यादा नहीं होंगे, या तो 13 का 14 बना देगा या 12 बना देगा, दैट्स ऑल। तो हम उसके हिसाब से पढ़ेंगे। तो अच्छा, मोटा मोटा हमको पता चला कि ट्रिग्नोमेट्री 13 नंबर की है, 30 मार्क्स की है। और भैया इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और सम एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री, 2 चैप्टर हम इसमें पढ़ेंगे। और भैया दोनों चैप्टर्स की ये मार्किंग है। एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री काम क्या आती है? तो हाइट एंड डिस्टेंस कैलकुलेट करने में काम, ऐसी हाइट एंड डिस्टेंस कैलकुलेट काम करने में आती है जो इम्पॉसिबल लगती है। क्या लगती है? कि भैया सूरज से चांद, चांद से धरती कैसे जाए रे? ट्रिग्नोमेट्री ले जाएगी। क्या ले जाएगी? ट्रिग्नोमेट्री। चलिए भैया, इस ट्रिग्नोमेट्री को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। केवल और केवल एक कॉन्सेप्ट समझेंगे। मैंने बोला ना अभी, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। मैं ऐसी ट्रिग्नोमेट्री समझाऊंगा रे तुमको, 10th क्लास तो बहुत छोटी चीज है, लाइफ में कभी ट्रिग्नोमेट्री नहीं भूलोगे तुम। हर चीज में देखोगे, घड़ी में देखोगे ट्रिग्नोमेट्री नजर आएगी। इधर देखो तुम, इस वर्ड को देखो गौर से।
अगर मैं इस वर्ड को तोड़ के देखूं तो 3 वर्ड दिखते हैं भैया, ट्राई, गोनो और मैट्री। हिंदी में भी तोड़ सकते हो, 3 कोण और मिति, 3 प्लस कोण प्लस मिति। अगर इसको भी तोड़ोगे तो एक तरफ 3 दिखेगा, एक तरफ कोण दिखेगा और एक तरफ मिति दिखेगा। अच्छा, एक एक वर्ड को ध्यान से समझते हैं। ट्राई का मतलब तो क्या है भैया? ट्राई एंगल, ट्राइंगल बोलते इसलिए उसको है कि उसमें 3 एंगल होते हैं, तो ट्राई का मतलब तो हो गया 3। क्या हो गया? ये जो गोनो वर्ड है, गोनो इज द लैटिन वर्ड विच मीन्स एंगल, जिसका मीनिंग क्या होता है? एंगल। अब ये एंगल क्या बीमारी, इधर देखो। किसी शार्प पेन या पेंसिल से, पहली बात तो मैं इतनी डीप स्टडी कराता हूं तो डाउट ही नहीं छोड़ता हूं, फिर भी तुमको लग रहा है यार ये समझ में नहीं आया, तुरंत भैया वहीं पे पूछ लिया करो, वेट मत किया करो, नहीं तुम ये भूल जाओगे पूछना क्या है उसी वक्त। क्योंकि मेरे को सब कुछ आता है, मैं तो तुमको बाद में बता दूंगा, तुम वो बाद में ना भूल जाओगे यार इस टाइम मेरे मन में ये प्रश्न है, उसी वक्त प्रश्न फेंक दो। आ गई बात समझ में? किसी शार्प पेन या पेंसिल से किसी प्लेन सरफेस पर किया गया मार्क या साइन पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है? अब पॉइंट जो होता है वो ओरिजिन मान सकते हो, 0 0 कोऑर्डिनेट्स होंगे। किसी पॉइंट से डिफरेंट डायरेक्शन में गई रेस के बीच में ये जो गैप नजर आ रहा है इसी को एंगल कहते हैं, इसी को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले छोटी क्लासेस में तो ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, जैसे ये 3 पॉइंट से हमने एंगल बना दिया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो हमने इसको लिखा एंगल ए बी सी, ऐसे लिखते थे क्या? अब बड़ी क्लास में आ गए तो हमने इसको पर्टिकुलर क्या दे दिया? एक सिंबल दे दिया। थीटा इज अ सिंबल ऑफ लैटिन अल्फाबेट। जैसे हमारी एबीसीडी है ना, ए बी सी डी, वैसे वहां की भी कोई एबीसीडी है। अच्छा, लैटिन जो भाषा है वो ग्रीक प्रदेश की है, ग्रीक एक कंट्री है, आज की तो भैया मिस्र वगैरह कह सकते हो आप। उन लोगों ने भैया मैथमेटिशियन में बहुत अच्छा काम किया, तो हम उन लोगों को सल्यूट करते हैं। वैसे हमारे बाप दादाओं से सीख के गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो समझ गए, अपने वाले तो अपने में ही मस्त रह गए भैया। तो ये थीटा इज अ सिंबल ऑफ लैटिन वर्ड विच मीन्स अ रिप्रेजेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर एंगल। तो ये समझ गए, ये 3 है, ये एंगल है। अच्छा, मैट्री शब्द मैट्रन से बना है विच मीन्स अ मेजरमेंट, जिसका मतलब ही क्या होता है भैया? मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब होता है नाप तोल, किसी चीज को नापना, तोलना, उसका परिमाण निकालना, कितना मोटा, कितना लंबा, कितना छोटा, कितना बुनना, सब मेजरमेंट होता है। अब मोटा मोटा हमको ये समझ में आया कि सर 3 कोणों का मापन होगा, मतलब 3 कोणों का कोई मेजरमेंट होगा। अब वैसे तो 3 कोण पता नहीं कहां कहां होंगे, एंगल ट्राइंगल में भी होते हैं, क्वाड्रिलेटर में भी होते हैं, पेंटागन में भी होते हैं, पॉलीगन में भी होते हैं भैया। हमको यह समझना है कि इसमें क्या पढ़ेंगे। अच्छा, एक्चुअल में 3 एंगल्स का मेजरमेंट होने वाला है। अब मैं तुमको समझाता हूं कि अगर आप किसी भी एरिया को बाउंड करना चाहते हो तो आपके एक लाइन सेगमेंट से काम होगा नहीं। एक लाइन सेगमेंट से इसलिए काम नहीं होगा कि इधर तन्नू दीदी को खड़ा करती है तो इधर से भग गई, उधर से खड़ा करती है उधर से भग गई, और लाइन पे बैठ के मजे ले रही है, जैसे पकड़ने वो भग जाएगी। अच्छा, मुझे इसको बाउंड करना है तो 2 से भी काम नहीं चलेगा। अगर इसको इधर छोड़ दिया तो इधर से भग गई, इधर छोड़ दिया तो इधर से भग गई, इधर छोड़ दिया इधर से भग गई, पकड़ में नहीं आ रही। चोर पुलिस का खेल चल रहा है। लेकिन अगर मैंने इधर से लाइन सेगमेंट किया, यहां बाउंड इसको कर दिया, तो अब ये ना इधर भग सकती है, ना इधर भग सकती है, ना इधर भग सकती है। काम माइंड सेट का ये सारा। एक चींटी के चारों तरफ तुम एक सर्कल लगा दो, वो चींटी इधर से जाके इधर घूम के, जबकि जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका माइंड सेट है। छोटे से हाथी के बच्चे को है ना मजबूत जंजीर से बांधा जाता है, वो खूब फटाके मारता है, नहीं बस की होती है। फिर वो जब बहुत बड़ा हो जाता है ना तो नाजुक सी रस्सी से बांध देते हैं, पतंग उड़ाने वाली डोर से बांध दो तुम, वो नहीं, वो ऐसे देखेगा यार वही रस्सी बंधी हुई है। अपने आप की सरकमफेरेंस को थोड़ा फैलाओ यार, चीजें समझने की कोशिश करो। किसी एरिया को बाउंड करने के लिए कम से कम 3 लाइन सेगमेंट्स की आवश्यकता होती है। जब हम, अब इसको कहते हैं पॉलीगन है, किसी भी एरिया को बाउंड जब हम लाइन सेगमेंट से करते हैं तो बना गया बाउंड एरिया पॉलीगन यानी बहुभुज कहलाता है। क्या कहलाता है? पॉलीगन, क्लास 8 में। अच्छा, ऐसा पॉलीगन जो 3 साइड से बाउंड है उसी को हम ट्राइंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? A simple polygon is bounded by 3 sides are called be a triangle, are called be a, यानी कि मोटा मोटा इस ट्रिग्नोमेट्री में भाई साहब हम ट्राइंगल को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि एक ऐसा ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर जिसमें हमको आसानी से 3 एंगल मिल जाए। क्या मिल जाए रे? वो ट्राइंगल होता है। क्या होता है? अच्छा, ट्राइंगल की स्टडी एक अलग पार्ट है, पूरा का पूरा ट्राइंगल है, क्योंकि ट्राइंगल को हम 2 तरीके से पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू एंगल और अकॉर्डिंग टू साइड्स। किसी ट्राइंगल के तीनों साइड अगर इक्वल है तो उसको कहेंगे इक्विलैटरल ट्राइंगल, हिंदी में कहते हैं समबाहु।
समबाहु, बाहु मतलब भुजाएं, सम यानी समान, जिसकी सारी की सारी भुजाएं समान होती है उसको समबाहु यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। इक्वल है, सारी इक्वल है, इक्विलेटरल। अच्छा, केवल दो साइड बराबर है तो हिंदी में कहेंगे समद्विबाहु, जबकि इंग्लिश में क्या कहेंगे, आइसोसीलस। क्या बोलेंगे? अच्छा, जिसकी एक भी साइड इक्वल नहीं है, स्केलेटनी ट्रायंगल, हिंदी में कहते हैं विषम बाहु। विषम यानी कि कोई बराबर नहीं है साहब, अलग अलग है सारी। उसके बाद अच्छा, ये वर्ड ध्यान में रखना, वैसे मैं लिखवा दूंगा लेकिन ये वर्ड ध्यान में रखना क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के तो कई बार ये काम आएंगे। अच्छा, दूसरा अकॉर्डिंग टू एंगल। तो अकॉर्डिंग टू एंगल में हम क्या करते हैं, इस 90 को बेस मानते हैं। किसको बेस मानते हैं? इस 90 डिग्री को बेस मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि 90 डिग्री हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है, प्योर डिस्टेंस जो होती है वो 90 डिग्री की बनती है। अब जैसे ये दीवार एकदम सीधी खड़ी है, क्यों? क्योंकि इस पर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। मैं भी यहां पर खड़ा हूं तो केवल 90 डिग्री के बेस पे ही खड़ा हूं, ऐसे ऐसे थोड़ा ना खड़ा हूं। ऐसे खड़ा कितनी देर खड़े रह सकते हैं भाई साहब? नहीं रह सकते ना। अच्छा, ऐसा एंगल जो इस 90 से छोटा होता है, क्या होता है भैया? ऐसा एंगल जो इस 90 से छोटा होता है उसको हम कहते हैं एक्यूट, न्यून कोण कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं? तो ऐसे ट्रायंगल जिसके अंदर भैया एंगल्स 90 डिग्री से छोटे होते हैं उनको एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अच्छा, अगर ये थीटा फिक्स 90 हो जाए, अगर ये थीटा क्या हो जाए बेटा, फिक्स क्या हो जाए, तो इसी को कहते हैं राइट एंगल। क्या कहते हैं? और भैया अगर ये थीटा इस 90 डिग्री से बड़ा हो जाए तो इसी को हम क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण कहते हैं। अच्छा, अगर इसी को हम 180 बना दे, क्या बना दे? तो 180 एक सिंपल लाइन होती है, सिंपल लाइन से कोई एरिया बाउंड नहीं होता है, तो भैया एरिया वो ट्रायंगल बनेगा भी नहीं। आ गई बात समझे? तो ट्रायंगल क्रिएट करने के लिए या तो एंगल 90 से छोटा हो, या एंगल 90 हो, या एंगल 90 से तो बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा हो। किससे छोटा हो भैया? तब तुम्हारा काम हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, मैंने अभी अभी तुमको बताया कि भैया ट्रिग्नोमेट्री तो यूज ही डिस्टेंस और हाइट निकालने के लिए होती है। तो जब हमने इन ट्रायंगल्स की स्टडी की तो एक ट्रायंगल मेरे को ऐसा दिखा जिसके अंदर मेरे को डिस्टेंस भी नजर आ रही है और भैया हाइट, ये डिस्टेंस भी अच्छे से नजर आ रही है और हाइट भी अच्छे से नजर आ रही है। तो मैंने समझा यार इसी को क्यों ना पढ़ लिया जाए। भाई ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या है? हाइट एंड डिस्टेंस कैलकुलेट करना, और इसमें सबसे अच्छे समझ में आ रही है। अच्छा, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को ले लूं, मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल को ले लूं, तो भी मेरे को हाइट निकालने के लिए तो 90 डिग्री का एंगल बनाना ही पड़ेगा। तुम बोलो सर स्केलनी ले लो, आप तो स्केलनी ले लो, ये ले लो, कुछ स्केलनी ट्रायंगल ले लो, ये स्केलनी ट्रायंगल ले लिया जिसके साइड अलग अलग, तो भी मुझे इसकी हाइट कैलकुलेट करने के लिए तो 90 डिग्री बनाना ही पड़ेगा। फिर से ये किसमें? अच्छा, जैसे ही मैंने इसमें एक लाइन और ड्रॉ की हाइट कैलकुलेट करने के लिए, ये दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया, तो फिर से मेरे को तो इसी ट्रायंगल की स्टडी करनी पड़ेगी, इसके लिए अलग से स्टडी करनी पड़ेगी। तो क्यों ना एक ऐसे ट्रायंगल को पढ़ा जाए जिसमें ऑलरेडी 90 डिग्री हो। तो फिर हमने देखा यार ऐसा वाला ट्रायंगल तो है अपने पास में, और उसका नाम क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो भैया राइट एंगल ट्रायंगल क्या हुआ? क्या हुआ? A simple triangle is called to be a right angle triangle if at least one angle is 90 डिग्री। तो हम समझ गए, अच्छा इस ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल तो पढ़ेंगे लेकिन कौन सा ट्रायंगल पढ़ेंगे? ट्रायंगल हमारे पास 6, स्केलनी, इक्विलेटरल, आइसोसेल, एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, पढ़े कौन सा? बोले सर ये राइट एंगल पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। तब हमने भैया ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन बनाई। क्या बनाई? आज मैं केवल आपको बताऊंगा, कल से हम लिखना चालू करेंगे। मैं जो बता रहा हूं समझ में आ रहा है अच्छे से? हमको समझ में आया सर ट्रिग्नोमेट्री द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, गणित विज्ञान की वह शाखा है सर। ये तो कौन सी शाखा है? जिसमें हम समकोण त्रिभुज को पढ़ते हैं सर। समकोण त्रिभुज कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच स्टडी स्पेशली राइट एंगल ट्रायंगल। तो समस्या आई, वैसे तो मैं बता चुका हूं कि सर आप शुरुआत कहां से करें पढ़ने की। तो जब हमने ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन बोली, उस ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन में सर एक वर्ड आया, राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? तो सर हमको तो सबसे पहले यही बता दो कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या समस्या है। तो भैया हमने बोला राइट एंगल ट्रायंगल, तो पहले एक ट्रायंगल तो बनाओ। तो हमने एक ट्रायंगल बना दिया। क्या बना दिया? क्या ये ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्या? ये एक सिंपल ट्रायंगल है, इट इज अ सिंपल ट्रायंगल, इट इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल। क्योंकि मैंने अभी ये सुनिश्चित नहीं किया है, ये डिफाइन नहीं किया है कि कौन सा एंगल 90 डिग्री है। चलो मैं या तो यहां पर एक डब्बा बना दूं, क्या बना दूं? क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर का एंगल 90 डिग्री होता है, तो मेंशन करने का एक तरीका, अगर ये ना करूं तो मैं इसके ऊपर लिख दूं 90 डिग्री।
अब ये सिंपल ट्राइंगल जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी? अ सिंपल ट्राइंगल इज कॉल्ड बी अ 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल इफ एटलीस्ट वन एंगल इज 90 डिग्री। यानी कि दुनिया का एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो जाए, सर आप उसको संपूर्ण त्रिभुज बोल सकते हो, यानी कि राइट एंगल बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? अच्छा, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल रहा हूं तो कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना भैया? हम भारत के लोग हैं, भारत की भाषा में भी चीजें जाननी पड़ती है यार। कोई इधर उधर का कोई हमारा रिश्तेदार आ जाए हिंदी मीडियम का, वो बोले यार तेरे को त्रिकोणमिति का संपूर्ण त्रिभुज आता है क्या? तुम वो चक्के से देखते हो यार ये क्या बीमारी है। तुमको पता होना चाहिए कि राइट एंगल्स ही क्या कहलाता है भैया, राइट एंगल ट्राइंगल ही क्या कहलाता है, संपूर्ण त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है ये पता होना चाहिए तुमको। अच्छा, अब हम ये जान गए कि विच इज राइट एंगल ट्राइंगल। तो आप इसकी स्पेशलिटीज के बारे में जानोगे नहीं जानोगे? सबसे पहले मैं तन्नू का नाम पूछूंगा कि तन्नू दीदी आपका नाम क्या है। तन्नू दीदी ने अपना नाम बता दिया। अभी तो मैं आगे बढ़ूंगा, व्हाट इज योर फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर। अच्छा, मेरे को चाहिए नहीं तेरा मोबाइल नंबर, क्या ही करेंगे तेरा मोबाइल नंबर लेके? आजकल इंस्टाग्राम पे ढूंढ लेता तन्नू दीदी नाच रही है क्या? तो जैसे मेरे सौर्य से बात करनी है तो पहले सौर्य का नाम पूछूंगा ना, मोबाइल डायरेक्ट ही तेरा मोबाइल नंबर दे रहे, पहले तेरे मम्मी से बात करें। अरे जान पहचान बनाने के लिए नाम पता करना चाहिए। नाम पता करने के बाद में हम विशेषताएं ढूंढेंगे। अच्छा तो 10th क्लास का है, 11th क्लास के हो, अच्छा ये हो। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है भैया? सबसे बड़ी विशेषता तो यही है कि सर इसका पहला जो एंगल होगा ना वो 90 डिग्री का होगा। सब 90 डिग्री तो होना ही चाहिए इसके लिए, राइट एंगल ट्राइंगल होने के लिए 90 डिग्री। एक कोई सा भी कर दो सर आप, ठीक है। दूसरा, अब सर आप बात ही ट्राई एंगल की कर रहे हो, 3 एंगल तो होने चाहिए ना। तो एक एंगल को तो आपने फिक्स कर दिया 90 डिग्री, तो फिर एक एंगल तो बच गया थीटा। दूसरा एंगल देखो, एक सिंपल ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, मैं यहाँ ट्राइंगल नहीं पढ़ा रहा हूं फिर भी मैं तुमको बता देता हूं कि जो ट्राइंगल होता है ना उसमें 2 विशेषताएं होती है। इन 2 विशेषताओं के बिना तो कोई ट्राइंगल होता ही नहीं है। पहली विशेषता तो ये होती है कि किसी भी ट्राइंगल में 3 साइड्स होती है। कितनी साइड्स होती है? 3 साइड्स होती है। किन्हीं भी 2 साइड को अगर आप जोड़ दोगे तो वो थर्ड साइड से बड़ी होगी साहब। क्या होगी? अगर 2 साइड्स को जोड़ने पर अगर वो थर्ड साइड से बड़ा हो रहा है तो ही ट्राइंगल है, अदरवाइज वो ट्राइंगल है ही नहीं। तुम ऐसा ट्राइंगल बना ही नहीं सकते। कैसा ट्राइंगल नहीं बना सकते? एक साइड को तो 3 कर दिया, एक को 4 कर दिया, तो 3 और 4 कितना हो गया? 7। तो तीसरी वाली साइड को तुमने 9 बना दिया, बनेगा ही नहीं ट्राइंगल। 2 साइड को जोड़ने पर तीसरी साइड से तो बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 लोगों में ताकत एक आदमी से बड़ी होनी चाहिए। तुम ये नहीं बोल सकते सर हम 2 मिलकर भी उसको हरा नहीं पाए। वो 5 साल का बच्चा, हम 18 साल के 2 गबरू उससे लड़े, उसने पीट के भगा दिया। ऐसा नहीं बोल सकते, तुम नहीं बोल सकते ना। 2 साइड्स ऐड होने के बाद में थर्ड साइड से बड़ी होनी चाहिए, ना कि छोटी। पहला तो इसी को बोलते ट्राइंगल्स रूल। क्या बोलते हैं? और दूसरा कि किसी भी ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं, θ1, θ2 और θ3। इन तीनों को जोड़ने पर सर 180 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? अगर ये 2 प्रॉपर्टी यूज नहीं हो रही है तो पहले बात तो वो ट्राइंगल ही नहीं है। क्या नहीं है? तुम्हारे घर में भैया कोई आया रे, दाढ़ी मूंछ बढ़ा के बढ़िया सा कोट वोट पहन के, भैया हाथ में पिस्टल एकदम, और बोल रहा है आई एम द प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया। तुम भगा दो चाटे मार के, आईडी दिखा, तेरी आईडी दिखा, तो मोदी जैसा दिख ही नहीं रहा। अरे भैया मोदी होने के लिए मोदी जैसा दिखना चाहिए ना, तो ट्राइंगल होने के लिए ट्राइंगल जैसा दिखना चाहिए। अब कैसे पता चलेगा भाई ये ट्राइंगल है? कैसे पता? केवल 3 साइड देख के ट्राइंगल हो गया? केवल 3 साइड है। अच्छा, एक साइड इधर जा रही है, एक साइड इधर जा रही है, एक साइड, ये ट्राइंगल है, इट इज ए ट्राइंगल। तो ये तो 3 साइड है इसमें तो। अरे 3 साइड हो, साथ में बाउंड हो, और बाउंड होने के बाद में भी ये 2 चीजें और हो। आईडी के लिए, आईडी दिखाते हैं ना डॉक्टर इंजीनियर सब, आईडी दिखाते हैं अपने, वो आईडी भी साथ में होनी चाहिए, तब तो वो ट्राइंगल है। अच्छा सर एक बात समझ में आ गई कि ये एक एंगल आपने 90 बोल दिया, एक एंगल तो हो गया 90। क्या हो गया? एक एंगल को आपने कुछ भी बोल दिया साहब, थीटा, के, फलाना ढिकाना, कुछ भी वेरिएबल मान लिया। अच्छा तीसरे एंगल को हमने कुछ और बोल दिया, जैसे मान लो इसको हमने बोल दिया के बोल दिया। इन तीनों को ऐड करने पर कितना आना चाहिए? अगर मैं यहां से इस के की वैल्यू निकालना चाहूं तो बताओ, ये प्लस का 90 उधर आके और ये प्लस का थीटा उधर आके, इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 90 माइनस थीटा। क्या आएगा? यानी कि ये वाला जो एंगल है वो 90 माइनस थीटा होगा गुरुजी। अगर आपने इसको 40 डिग्री बोल दिया तो 90 माइनस 40 ये 50 डिग्री का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अब तुमने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि 50 को 40 में ऐड करो, 50 को 40 में जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 90। क्या आएगा? यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल की दूसरी प्रॉपर्टी यह है कि 90 डिग्री के बाद में 2 जो और एंगल बच गए हैं, द रिमेनिंग 2 एंगल्स आर आल्सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स।
यानी कि सर इन दोनों का ऐड भी 90 आएगा और ये भाई साहब अलग से 90 है, यानी कि ये दोनों एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका जोड़ यानी कि जिनका सम क्या आ जाए बेटा, यानी कि 50 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन है और 40 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन है। ये कैसे पता चला कि सर इन दोनों को जोड़ने के बाद में क्या आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। क्या आ रहा है, तीसरी चीज, ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई कि सर दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, एक थीटा होता है दूसरा 90 माइनस थीटा होता है। दैट्स ऑल। नाउ नंबर 3 कि सर ये जो 90 डिग्री के सामने वाली ये जो सबसे बड़ी साइड दिख रही है ना आपको, इसी को हम हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको कर्ण कहते हैं, सूर्यपुत्र कर्ण, ये कर्ण है बस सर। इन 3 साइड्स में सबसे बड़ी साइड जो होगी वो ये होगी हाइपोटेनस। क्या होगी, और ये कहां मिलेगी, ऐसे समझो ये तीनों बहन है भैया, तन्नू मन्नू सन्नू, इनमें से तन्नू दीदी सबसे बड़ी है। अब पता कैसे चलेगा कौन सी तन्नू है, तुम कैसे जानोगे कि कौन बड़ा है। तो इस 90 डिग्री के सामने जो झंडे गाड़ के बैठा है ना, वही हमारे लिए क्या होती है, हाइपोटेनस। डेली रूटीन में हम जो स्टेरिस देखते हैं, सीढ़ियां देखते हैं, फिसल पट्टी वाला स्लाइडर देखते हैं, अभी मैं यूं खड़ा हूं तो मैं खुद हाइपोटेनस बन गया। इस दुनिया की हर वो चीज थोड़ा सा इंक्लाइन एंगल पर होती है, वो क्या कहलाती है, हाइपोटेनस दिखने में। बाकी ये हमेशा 90 डिग्री के सामने होती है। क्या होती है, अच्छा तुमने एक ऐसा ट्राइंगल बना दिया साहब जिसका ये एंगल 91 है, क्या है, इसके सामने वाला कोई हाइपोटेनस थोड़ी ना है, हमको क्या पता क्या है, सिंपल साइड है। हम तो हाइपोटेनस बोलेंगे ही उसको जो 90 के ठीक सामने खड़ा है। क्या खड़ा है, तो भैया ये 90 डिग्री के सामने ये हो गया आपका हाइपोटेनस। क्या हो गया, अब हाइपोटेनस हो गया फिक्स कि जहां 90 है वहीं मिलेगा। अब अभी भी 2 साइड बची हुई है तो उनका अलग अलग नाम है, एक को बोलेंगे परपेंडिकुलर और एक को बोलेंगे बेस। क्या बोलेंगे, अच्छा ये जो परपेंडिकुलर और बेस है ना, ये एंगल के हिसाब से बदल जाते हैं। अब एक बात बताओ, एक कहानी बताओ, एक एग्जांपल से समझो। मेरे को ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां लगेगी और यहाँ कोई छिपकली पकली है तो वो उड़ के थोड़ा जाएगी। या मान लो यहाँ पे कोई स्पाइडर चिपका हुआ, स्पाइडरमैन, उसको भी ऊपर जाने के लिए उजाला फेंक के भी तो उधर से ही जाएगा। तो सीढ़ी ऊपर जाने के लिए सबके लिए सीढ़ी कॉमन है, लेकिन भैया मैं यहां खड़ा हूं, मेरा एंगल यहां है तो मेरे लिए बेस ये है, बाकी सब मेरे लिए परपेंडिकुलर्स हैं। लेकिन अगर मैं ही स्पाइडर बन के इसके चिपक गया, जैसे हमारे रामानुजम की यहाँ फोटो लगी हुई है, तो इनके लिए बेस ये है, ये चीज बेस है। अच्छा ये सोच रहे होंगे कि मेरा एग्जांपल क्यों ले रहा है भैया, सॉरी, आप भी मैथमेटिक्स के बहुत बड़े ज्ञाता हो, आपका एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके लिए बेस ये है और इनके लिए परपेंडिकुलर क्या है। इस पंखे के लिए बेस ऊपर वाली छत है, जबकि परपेंडिकुलर्स क्या है, ये दीवारें। जो जहां लगा हुआ है, जो जहां चिपका हुआ है, वो उसके लिए बेस है, बाकी सब परपेंडिकुलर। अगर मैं इस एंगल ए की बात कर रहा हूं तो इससे लगी हुई साइड्स, द एडजेंट साइड्स ऑफ दिस एंगल इज कॉल्ड बी अ बेस ऑफ दिस पर्टिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। इस ए के जस्ट पास वाला इसका कहलाएगा बेस। क्या कहलाएगा, और इसकी सामने वाली जो अपोजिट या फ्रंट साइड है इसका कहलाएगा परपेंडिकुलर। क्या कहलाएगा। लेकिन जब बात एंगल सी की होगी, किसकी होगी, इस एंगल सी की एडजेंट साइड, एडजेंट तो हिंदी में बोलते हैं संलग्न। क्या बोलते हैं, सा यानी लगा हुआ है, संलग्न का मतलब जो पास में लगा हुआ है। मैं किसके पास में लगाऊंगा, इसके किसके, मैं तो फर्श के हूं पास में। तुम बोलोगे सर टच में तो इसके नजर आ रहे हो, अरे तो भाई इतना गैप नजर नहीं आ रहा है, तुम यहां तो चिपका हूं मैं। संलग्न का मतलब होता है एडजेंट, कौन लगा हुआ है, वो इसका बेस है। जैसे तुम्हारे लिए फर्श बेस है, अभी इस सी के पास में है इसका बेस क्या है, और इस सी के जस्ट फ्रंट साइड में क्या मिलेगा तुमको, इसका परपेंडी। यानी कि बेस और परपेंडिकुलर वैरी करते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन एंगल। किस एंगल की बात हो रही है साहब, अगर छिपकली की बात होगी तो बेस यह है, और मेरी बात होगी तो बेस यह है। छिपकली की बात होगी तो परपेंडिकुलर ये है, मेरी बात होगी तो परपेंडिकुलर ये है। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, यहां तक की समझ में आ गई, ठीक है। तो ये थी भैया कहानी किसकी, राइट एंगल ट्रायंगल की। राइट एंगल ट्रायंगल की फर्स्ट प्रॉपर्टी, एक एंगल 90 होना चाहिए, बचे हुए एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए, सबसे लार्जेस्ट साइड हाइपोटेनियस होती है जो कि फिक्स होती है, बची हुई परपेंडिकुलर बेस जो साइड्स होती है वो अकॉर्डिंग टू एंगल वेरी करती है। यहां तक की समझ में आ गई। अच्छा, इस राइट एंगल ट्रायंगल की स्टडी करने वाले एक बहुत पुराने ऋषि थे जिनका नाम था बोधायन ऋषि। तुम तो पाइथागोरस को ही जानते हो। पाइथागोरस के दादाजी का जन्म भी नहीं हुआ था ना, दादाजी परदादाजी का जन्म, उससे पहले हमारे वैदिक गणित के जो ऋषि मुनि थे उन्होंने ये चीज पढ़ ली थी भाई साहब। और उन्होंने पढ़ के ये कहा कि भैया अगर आपके पास में एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल है
जिसकी साइड्स पर अगर आप भैया प्लेटें बना रहे हो, प्लेटें का मतलब स्क्वायर बना रहे हो, क्या बना रहे हो, और इसमें भैया आपने 5 किलो लड्डू डाल दिए, इसमें आपने 2 किलो लड्डू डाल दिए, तो ऑटोमेटिक समझ जाओ कि इसमें 7 किलो लड्डू आएंगे साहब। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? बोधायन ऋषि ने यह कहा था कि किसी भी समकोण त्रिभुज की कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर में होता है। उसी को आगे पाइथागोरस भाई साहब, जो कि एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने आगे इंग्लिश में चेप दिया। तो फटा पुराना कॉपी का पन्ना हाथ लग गया बोधायन जी का, पढ़ लिया उसको, शेकी मारने लगे, शॉप करने लगे। उसने क्या कहा? इफ अ राइट एंगल ट्रायंगल the largest side is called be a hypotenuse. Now the square of hypotenuse is summation of the all remaining two sides perpendicular and base. वो इंग्लिश में आके फेंक गया। अब हमको भैया दोनों याद रखना है। अगर कहीं किताब में बोधन, वैसे आजकल किताबों में आती नहीं, हमारी संस्कृति हम ही लोग भूलते जा रहे हैं, लेकिन हमको याद रखना है। इसी थ्योरम को हम बोधायन भी बोलेंगे और इसी थ्योरम को हम पाइथागोरस भी बोलेंगे। शॉर्ट में पीजीटी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? तो इन दोनों ने क्या कहा भैया, बोधायन जी ने और पाइथागोरस ने क्या कहा, वो एक थ्योरम के रूप में आपके सामने आती है। देखो भैया, पाइथागोरस और कौन? बोधायन। इन दोनों ने ये कहा कि भैया आपकी राइट एंगल ट्रायंगल की जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वही परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर में होता है। इस चीज को विजुअलाइज कर लो भैया कि एक भैया इस तरीके से एक प्लेट है, इधर भी डब्बा, इधर भी डब्बा, इधर भी, इधर 5 किलो, इधर 2 किलो, उधर 7 किलो होंगे। आगे बात समझ, इस चीज को विजुअलाइज कर दी। इसी को कहते हैं हम पीजीटी थ्योरम। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम में 2 वर्ड है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस तो अपने जैसा नाम है, जैसे इसका नाम अंकित है, सूर्य है, लक्ष्य है, नक्षत्र है, तन्नु है, मेरा नाम है, रवि जी का नाम है साहब। इसमें कोई वर्ड नहीं है जिसको हम एक्सप्लेन कर दें, नाम है किसी का। अच्छा, थ्योरम को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। Theorem is a mathematical statement which is already proved by the scientific methods. जो already scientific method से already prove है, it is a theorem. Theorem एक गणित का एक ऐसा statement होता है, एक ऐसा कथन होता है जो कि वैज्ञानिक पद्धतियों द्वारा पहले से ही प्रूव होता है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं होता है। जैसे मैंने बोल दिया कि 2 + 2 है भाई साहब, 2 + 2 4 होता है साहब, इट इज अ थ्योरम। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि कोई चाचा जी आके इसको 5 कर देंगे, या तुम्हारा भैया मास्टर सर आप गलत पढ़ा रहे हो, हमारे वाले ने तो ये लिखा था, या मैं चाइना गया था तो चाइना वाले ने तो इतना बड़ा लिखा था साहब, और वो अमेरिका वाले तो सर ये लिखते हैं, और आपको क्या आता है सर ये भी तो होता है। इट इज अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। चीज वही है, यानी कि थ्योरम हम उसको कहते हैं जिस पर व्यक्तियों के दिमाग की आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए प्रधानमंत्री अलग है, पाकिस्तान वालों के लिए अलग है, अमेरिका वाला जो उनका अलग है, तो वो कहाँ थ्योरम हुई? नहीं हो ना। लेकिन हमारे लिए चंदा मामा वही है, वो चाइनीज वालों के लिए वही है, उनके लिए कोई स्पेशल चंदा मामा बना रखा है क्या? वो भैया क्या है? थ्योरम क्या है। तो आज की क्लास को हम यहीं स्टॉप करते हैं। आज हमने, मैं फास्टली रिकॉल कर देता हूं, आज हमने ट्रिग्नोमेट्री में ये जाना कि अगर हम क्लास, वैसे तो हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन भैया अगर लाइफ में नहीं भी जाए तो क्लास 10th के लिए तो इतना इंपॉर्टेंट है कि 13 नंबर दिलाएगा। कितने नंबर दिलाएगा? उसमें हमको 2 चैप्टर पढ़ने, इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री और सम एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री, 8 और 5 नंबर का है। अच्छा, इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री हम चालू करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री जो होती है वो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स होती है, जिसके अंदर हम स्पेशली राइट एंगल ट्रायंगल को पढ़ते हैं। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है? एक सिंपल ट्रायंगल होता है सर, जिसमें एक कोण 90 डिग्री एंड राइट एंगल होता है। अच्छा, इस राइट एंगल के अलावा भी जो 2 एंगल बचते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं साहब। एक अगर 50 का है, दूसरा ऑटोमेटिक 40 का होगा, उसमें तुम्हारा किंतु परंतु नहीं चलेगा। तीसरा एक 50 बढ़ा दो और एक 70 बढ़ा दो, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद में इसके अंदर सर जो सबसे बड़ी भुजा होती है, जो लार्जेस्ट साइड होती है, वो हाइपोटेनस होती है, बची हुई जो होती है परपेंडिकुलर बेस होता है। अच्छा, परपेंडिकुलर बेस अकॉर्डिंग टू एंगल वेरी करता है। क्या करता है साहब? अच्छा, इससे जुड़ी हुई एक थ्योरम है जिसको बताने वाले 2 व्यक्ति थे, एक बोधायन एक पाइथागोरस। उन्होंने ये कहा था कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर बेस के सम के स्क्वायर के बराबर। अंडरस्टैंड? कल हम इन चीजों को लिखेंगे और इससे आगे बढ़ेंगे। आज क्लास इतना ही, बढ़िया से पढ़ के आना, चीजें अगर आपको समझ में आई है तो अगर जाके रिकॉल कर लेना, ठीक है ना। हंसते मुस्कुराते हुए घर जाओ, कल फिर लौट के